good evening. A very warm welcome to today's Instagram Live. Today we are going to interview one of our very beautiful, incredible PDP trainee, psychologist by profession, of course. Yeah, she's a PDP trainee. And we are going to interview her when she came back to me 4 months ago, yes, in April. She mentioned that she has 3 goals. 1, she wants to gain confidence. 2, she wanted to get a job. And 3, she came with the dream of becoming financially independent. And yesterday she fulfilled all 3 of those dreams, and she finally got a job and became financially independent. I think that happened a while ago, but the dream of getting the job got successful yesterday. And today we are going to interview her. We are going to interview Bhavna today. Perfect. Let's get started before any further delay. I'm just going to invite her and her program. And yes, perfect. If you have any questions for her, please keep dropping them in the comments below, and I'll be taking that. And have I introduced myself? My name is Vishali. I'm the founder and director at Psyche Unlock Psychology. And what do I help you with? I help you become very confident and reputed counselors, and also become financially independent in the field of counseling. And that's what I do. I promote, encourage you to become counseling psychologist after completing your master's in psychology. And I promote you to become financially independent. I promote you to make your own career with your own skills. Perfect. Let's go. We are going live. Amazing, guys. See, I've accepted the request. Hi everyone. Hi Shreya. Hi Komal. Hi Rashmi. Everybody. Hi guys. Okay. What happened? Accepted. She's not able to join. What happened? Okay, let's wait. Till then, if you have any questions about counseling or so, you can. Okay, perfect. She's here. Hi, ma'am. Hello, ma'am. How are you? Fine, ma'am. How are you, ma'am? I am also great. Perfect. तो आज हम भावना को इंटरव्यू करेंगे. भावना ने जस्ट कल अपनी जॉब क्रैक करी है, एंड आई एम जस्ट ऑन 7th स्काई. तो भावना, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आप साइकोलॉजी फील्ड में कैसे आए, कैसे आपने डिसाइड करा कि आपने साइकोलॉजिस्ट बनना है. पहले तो हमें ये बताओ. ओके, तो मैम मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, बिकॉज जैसे आपके पास 11th-12th में मेडिकल साइंस थी, आई वाज आल्सो अ मेडिकल साइंस स्टूडेंट. तो हर मेडिकल साइंस स्टूडेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है नीट क्लियर करना है, एमबीबीएस करना है. तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मतलब मुझे वो छोड़कर मैंने रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लिया. मैंने मेरे भाई को एडमिशन के लिए भेजा, मतलब अलाउड नहीं था इतना कि आप जाओ एडमिशन के लिए. मैंने उसको कहा साइकोलॉजी ऑनर्स में एडमिशन लेना है. और बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, साइकोलॉजी और फिलोसफी उन्हें कुछ एक सा वर्ड लगता है. तो मेरे भाई ने बाय मिस्टेक साइकोलॉजी की जगह फिलोसफी ऑनर्स कर दिया, और मेरा एडमिशन फिलोसफी ऑनर्स में हो गया. सो मतलब मुझे भी ये चीज बहुत बाद में पता चली कि मुझे फिलोसफी ऑनर्स में एडमिशन मिला है. तो जब मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या किया तूने मेरे साथ, मेरा पूरा करियर अब यहाँ से स्पॉइल कर दिया. अब मैं फिलोसफी में क्या करूंगी जिस सब्जेक्ट का मुझे कुछ भी नहीं पता. लिटरली मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या है, कभी स्कूल में नहीं सुना, कुछ नहीं सुना. लेकिन वो कहते ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है. फिलोसफी पढ़ा. 6 मंथ बाद एक सीबीसीएस इंट्रोड्यूस हुआ ड्यू के अंदर, कि आप एक अलग सब्जेक्ट अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हो अपने ऑनर्स के साथ, जिसको आप 2 साल कंटिन्यू कर सकते हो. तो वहां से मुझे फिर से मतलब मिला कि अब मैं साइकोलॉजी को चूज कर सकती हूँ. तो वहां से फिर से मुझे साइकोलॉजी मिली. एंड मैम जिस सब्जेक्ट से मुझे प्यार था उसी सब्जेक्ट में मुझे बैक मिली. फर्स्ट ईयर मैं अपने स्कूल की टॉपर थी 12th क्लास तक. फर्स्ट ईयर में मेरी बैक लगी साइकोलॉजी में, जनरल साइकोलॉजी में. तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि साइकोलॉजी ने मेरा 1 साल ले लिया, मतलब मुझे पूरा 1 साल दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है. अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी. इसने मुझे 1 साल पीछे किया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी. मैंने फिर आगे डिसाइड किया. वेरी करेजियस भावना, वेरी नाइस. थैंक यू मैम. फिर मैंने अपनी मास्टर्स डिसाइड की कि मैं ड्यू से करूंगी, लेकिन उस टाइम फैमिली का थोड़ा प्रेशर आया शादी को लेकर कि नहीं शादी है शादी है. तो फिर मुझे मेरी मास्टर्स इग्नू से करनी पड़ी. मैंने इग्नू से मेरी मास्टर्स की कंप्लीट. उसके बाद मैंने अपना 1 ईयर का डिप्लोमा किया गाइडेंस काउंसलिंग में. लेकिन वही शादी के बाद फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा, जितनी ओपन माइंडेड फैमिली से मैं थी, मुझे फैमिली बहुत कंजस्टेड मिल गई, इन लॉज वाली. तो मेरा करियर मुझे मतलब एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगने लगा अब खत्म सब कुछ. फिर वो कोविड पीरियड आ गया. तो
तो मेरा कॉन्फिडेंस मैम जो बिल्कुल इतने ऊंचे लेवल पे था ना, वो डाउन होते होते बिल्कुल नीचे चला गया। इतना कि जब मैंने फर्स्ट टाइम आपसे बात की थी तो मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया था, बिकॉज मुझे बड़ा कॉन्शियस फील हो रहा था कि मैं कैमरा कैसे ऑन करूं, मैम मुझे जज करेंगी, लोग मेरे बारे में कैसी बातें करेंगे। मैंने स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस भी मिस की थी। मैंने प्रतिमा मैम से ये बात डिस्कस की थी कि मैम मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर पाती। इवन दिवजोत, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मतलब मैम मैं ये कहूंगी पीडीपी ना एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप टीचर के साथ साथ आपको एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा मिलता है कि सब आपको इतने अच्छे से इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। प्रतिमा मैम ने, दिवजोत ने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे क्लासेस लेने के लिए इनकरेज किया कि नहीं कैमरा ऑन करो, क्लासेस लो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने आपका वो डिम्पल वाला केस देखा कि सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता। डिम्पल मैम वाला केस देख के भी मैं थोड़ी इंस्पायर हुई। फिर मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया रेगुलर बेसिस पर। मैम लिटरली मेरा कॉन्फिडेंस ना बहुत ज्यादा, मतलब मैम आपको मैं कैसे बताऊं कि मैं क्या पर्सन थी और मैं बिल्कुल डिफरेंट हो गई है 4 मंथ बाद। मतलब मुझे खुद में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। मैं मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती उस चीज को कि कितना ज्यादा चेंज हुआ मेरी लाइफ में पीडीपी के आने से। Amazing. मुझे तो इतनी ज्यादा खुशी है ना भावना, 3 चीजें आपने मुझे बताई थी और तीनों आपने खुद यस करके दिखाई। मैम, इससे तीनों बड़ी कोई बोलते और चीज नहीं होती है। यस तो मैम। बहुत ही अच्छा, आपको हमेशा से था कि मुझे जॉब ही करना है एंड यू गॉट दैट जॉब। तो यस। मुझे बताओ कि कैसे आपने मैनेज करा, शादी के बाद कितनी देर का ब्रेक हुआ, फिर कैसे आपने पीडीपी ज्वाइन करा, पीडीपी में टाइम कैसे मैनेज करा, क्योंकि मदर्स को स्पेशली मैरिड वुमेन को बहुत ही होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो कैसी रही आपकी जर्नी, क्या किया आपने? ओके तो मैम मैंने ना आपका कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैंने आपका 5 डेज मिनी कोर्स ज्वाइन किया था। मुझे व्हाट्सएप के थ्रू वहां से पता चला कि ये 5 डेज मिनी कोर्स हो रहा है ऑल इंडिया साइकोलॉजी ग्रुप से। तो वहां से मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की थी 5 डेज के लिए। उसके बाद मुझे वो पता चला कि पीडीपी ऐसा कोई कोर्स है जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो। तो मेरे माइंड में था कि मुझे कुछ करना है तो साइकी से ही करना है, बिकॉज वो 5 डेज में ना मुझे बहुत चेंजेस खुद में देखने को मिले। लेकिन फिर वही क्लासेस का टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। मैंने आपसे बात भी की थी कि मैम नहीं हो पा रहा। फिर इन लॉज का सपोर्ट नहीं था, मेरे फादर इन लॉ पैरालाइज्ड भी है, तो उसकी वजह से फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बात की। घर में भी काफी झगड़ा भी हुआ इस चीज को लेकर। फिर जब किसी भी तरह मैनेज नहीं हुआ तो फिर मुझे इन लॉज का घर छोड़ के अपने पेरेंट्स के घर आना पड़ा। मतलब अपनी मम्मी के घर पर आई मैं पीडीपी करने के लिए, क्लासेस अटेंड करने के लिए, इसको ज्वाइन करने के लिए। फिर मुझे वहां से ब्रेक लेके मुझे 3 मंथ्स के लिए अभी यहाँ पर आना पड़ा। जब से मैंने पीडीपी स्टार्ट किया था अभी मैं स्टिल यहीं पर हूँ कि जब तक अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, अब मैं इन लॉज के वहां जब भी जाऊंगी जब मैं कुछ बन जाऊंगी। और इसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज के लिए। ये तो मुझे भी आज पता चल रहा है भावना, हाँ। दिस इज इनक्रेडिबल। तो आपने सिर्फ अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए इतना बड़ा स्टेप यस लिया। मैम। वाओ, मतलब मैं देखती हूँ लोग कहते हैं, मुझे बहाने ये मिलते हैं कि मैम शाम को हमारा फैमिली टाइम होता है तो इसलिए हम ज्वाइन नहीं करेंगे, और आप पूरा इतना बड़ा स्टेप लेके एंड यू ज्वाइन पीडीपी एंड दिस इज वेयर यू आर टुडे। तो भावना इनक्रेडिबल, हैट्स ऑफ, मतलब इतना बड़ा आपने स्टेप लिया है, इट्स नॉट इजी। थैंक यू मैम। तो यू डिजर्व मेरे द लिए सक्सेस भी दैट इजी यू नहीं हैव। था ये, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था वहां से निकलना, इस चीज के लिए हैंडल करना, मेरे फादर इन लॉ को ऐसे छोड़कर आना। बिकॉज मेरे बिना उनके लिए कोई भी नहीं होता अवेलेबल। फिर वहां पे उनका फोन भी आता है, वो मुझे यही कहते हैं कि आप तेरे बिना मन नहीं लगता। तो मुझे भी लगता नहीं पापा जब तक मैं इंडिपेंडेंस नहीं हो जाती, अब फाइनेंशियली कुछ नहीं कर लेती, मैं नहीं आऊंगी अभी। अमेजिंग भावना, मतलब आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कुछ भी कहने के। बट आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है एंड इट हैज पेड यू ऑफ, एंड आई थिंक इट्स गोना पे ऑफ सो मच इन द फ्यूचर एज वेल। तो वेरी प्राउड ऑफ यू। तो मुझे और बताओ भावना, फिर आपकी ये 4 मंथ जर्नी कैसी रही, इनसाइड द प्रोग्राम, आउटसाइड द प्रोग्राम, क्या किया आपने कि आप यू रीच दिस फार, वो कॉन्फिडेंस कैसे आया? मैम मैं एक चीज जो मेरे माइंड में आई, मतलब इस चीज के पीडीपी के बाद, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि एजुकेशनल काउंसलर, एकेडमिक काउंसलर, नॉर्मल काउंसलर सब एक ही होता है। लेकिन पीडीपी ज्वाइन करने के बाद पहला डिफरेंस तो मुझे यही पता चला कि बहुत डिफरेंस है इन चीजों के बीच में। कि पीडीपी में आने के बाद पता चला कि एकेडमिक काउंसलर डिफरेंट होता है और ये एजुकेशनल काउंसलर डिफरेंट होता है। जब मैंने पीडीपी ज्वाइन किया था, मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी स्टार्टिंग से ही, तो मुझे जो पहले कॉल्स आते थे या मैसेज आते थे वो एकेडमिक काउंसलर और एजुकेशनल काउंसलर के लिए था। तो मैं जाती थी, मैं कई बार एग्री भी हो जाती थी कि हाँ मैं कर लूंगी। लेकिन जब मैं पीडीपी में आई, मैंने ये ज्वाइन किया, जब मेरा आई गेस 3-4 डेज ही हुए थे मुझे
पीडीपी ज्वाइन किए, मैंने सिर्फ 2 ही क्लासेस अटेंड की थी सैटरडे संडे की। मुझे उसमें डिफरेंस पता चल गया था कि नहीं, एज अ काउंसलर हमारा वर्क ये नहीं है कि आप कोर्स को इंट्रोड्यूस कराओ, आप बच्चों को ये डिटेल्स दो। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे पास ऐसा कोई कॉल आएगा तो सबसे पहले मैं उन्हें यही बताऊंगी कि आप क्या जानते हो काउंसलर के बारे में। एंड मैम लिटरली जब मैं अपना पहला इंटरव्यू देने गई थी 1 मंथ के बाद पीडीपी के, एक मतलब इंस्टीट्यूट था वो, जो लोग बीएड कराते थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैम हमें काउंसलर चाहिए। मैंने उनसे कॉल पे कहा मैम आप मुझे ये बताओ कि आपको काउंसलर की रिक्वायरमेंट है या एकेडमिक और एजुकेशनल काउंसलर चाहिए। तो बोले नहीं मैम आप काउंसलर की पोस्ट के लिए ही है, आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। एंड मैम जब मैं उनके पास पहुंची तो उनका था, मतलब उन्होंने जैसे ही मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया, उन्होंने कोशिश बहुत की कि वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से ही क्वेश्चंस करे। मैं आंसर करती गई उनके। 1 आवर तक उन्होंने इंटरव्यू लिया। 1 आवर के बाद वो अपनी बात पे आए कि किसी तरह वो मुझे कन्विंस कर लेते। 1 आवर के बाद वो आए कि मैम हम बीएड कराते हैं, देखो बच्चे ऐसे भी बहुत होते हैं कि जो रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाते या ऐसा कुछ नहीं कर पाते, आपको सिर्फ उनको कोर्स इंट्रोड्यूस कराना है, आप उनको काउंसिल करो कि आप इस कोर्स में एडमिशन लो। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा मैम आप मुझे एक बात बताओ, काउंसलर होता क्या है, अब आप मुझे इंटरव्यू दो, अब मैं आपका इंटरव्यू लेती। वो हाँ 2 थे, हस्बैंड वाइफ दोनों थे। मैंने उनसे पूछा आप काउंसलर के बारे में क्या जानते हो, आप थेरेपीज के बारे में क्या जानते हो। वो दोनों ब्लैंक हो गए। उन्होंने कहा ओके मैम सॉरी, हम कुछ और ढूंढ रहे थे और आप कुछ और हो। तो मैंने अब कहा मैम ये अवेयर, जो यस मैम। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम कुछ और ढूंढ रहे थे, आप कुछ और हो। मैंने कहा मैम तो आप किसी को भी बुलाते हो तो आप ये बोलकर मत बुलाओ कि आप काउंसलर को बुला रहे हो, काउंसलर इज अ डिफरेंट पर्सन। तो बोले ओके मैम अब हम समझ गए, अब हम अपनी ना, फिर उन्होंने वर्क इंडिया पे प्रोफाइल डाला हुआ था, वहां से उन्होंने काउंसलर हटा के नेक्स्ट डे उसको एकेडमिक काउंसलर कर दिया, नीचे उन्होंने सेल्स मार्केटिंग उसमें मेंशन कर दिया। मैंने कहा हाँ अब ठीक है। भावना आप अलग लेवल पे मतलब काम कर रहे हो। आप थैंक यू जो मैम। भी कुछ करके उनको पूरा डरा के आए हो। कॉन्फिडेंस भी मेरे अंदर जब भी आया जब मैंने पीडीपी ज्वाइन किया, बिकॉज पहले नहीं था। पहले मुझे कोई कुछ भी कह देता था, आई वाज लाइक ओके मुझे जॉब ही तो चाहिए, कर लूंगी कर लूंगी। लेकिन जब पता चला ना कि हाँ अब मैं वो चीज नहीं हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं कर सकती हूँ, तो क्यों करना है मुझे वो काम। ये बहुत इंस्पायरिंग है। मैं आपका इंटरव्यू अपनी मम्मा को दिखाने वाली हूँ। शी अंडरस्टैंड हिंदी और वो मतलब आप अलग लेवल पे काम कर रहे हो। दिस इज अमेजिंग। अब थैंक यू इतना कॉन्फिडेंटली मतलब कॉन्फिडेंस होता है जॉब रिजेक्ट मैम। करके। कॉन्फिडेंस मुझे कल खुद को बहुत ज्यादा जब रियलाइज हुआ, जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, जैसे ही मैंने वो डोर ओपन किया और मैं अंदर गई, पहले तो मैं ये शॉक्ड हो गई बिकॉज वो 7 पर्सन बैठे हुए थे, 7 लोग इकट्ठे बैठ के। जैसे मुझे ऐसा लगा जाते कि मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने आई हूँ क्या, जो इतने सारे जन है। मुझे लगा शायद ये यहाँ के बाद यूँ कहेंगे मैम आप अंदर जाके इंटरव्यू दो, लेकिन उन्होंने वही इंटरव्यू लिया। वो 7 पर्सन थे और मैं पहले मुझे मतलब नर्वस हुई मैं, फिर मुझे वो याद आया कि नहीं नर्वस क्यों होना है, 1 हो 2 हो 3 हो क्या फर्क पड़ रहा है, क्वेश्चन तो वही करेंगे जो मैंने पढ़ा है। एंड मैम मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगी, जब मैंने पीडीपी ज्वाइन किया था ना, मतलब 1.5 मंथ बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि कहाँ यूज करूंगी मैं इन चीजों को, कैसे यूज करूंगी, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना और सामने इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है, तब समझ आता है कि हमने पीडीपी में क्या पढ़ा है 3-4 मंथ। तब लगता है कि हाँ वो चीज वेस्ट नहीं थी, वो सच में हमने बहुत कुछ सीखा है पीडीपी के अंदर। पहले ऐसा लगता है कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इससे, वर्कशीट से कौन पूछेगा, कैसे याद होंगी इतनी वर्कशीट। मुझे याद है कि एक दिन हम क्लास में भी ये डिस्कस कर रहे थे, नादिरा मैम ने बोला था कि हम इन्हें कहाँ कैसे यूज करेंगे मैम, वर्कशीट्स याद नहीं होती। लेकिन जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और सामने से कोई क्वेश्चन करता है ना, वो ऑटोमेटिक माइंड में आता है कि हाँ ये यहाँ यूज हो सकती है, हाँ मैम ने ऐसा पढ़ाया था, ये यहाँ यूज हो जाएगा। एक जैसे मैं इंटरव्यू के लिए गई ना, तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक बच्चा है, आप मतलब उन्होंने खुद ही रोल प्ले किया था उस बच्चे का कि मैं वो बच्चा हूँ, मुझे करियर से प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं है। तो जैसे मैं उनसे सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग करती गई ना, तो उनका लास्ट में उन्होंने सामने से ही कह दिया कि मैम मुझे काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स को जरूरत है। तो मैंने कहा सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि काउंसलिंग आपको नहीं आपके पेरेंट्स को चाहिए। उन्होंने वहीं सीधा उस पर लिख दिया मेरी रिज्यूम के ऊपर, मैम आप सिलेक्ट हो। तो मतलब मुझे खुद को लगा मुझे कोई वर्कशीट ही नहीं यूज करनी पड़ी, मुझे कुछ यूज ही नहीं करना पड़ा उनके साथ, सिर्फ क्वेश्चनिंग से ही सब कुछ सॉल्व हो गया। तो मतलब वो चीज रियलाइज हुई।
अमेजिंग। तो कितने लोग थे भावना कल इंटरव्यू के लिए? आपका इंटरव्यू कितनी देर चला? मुझे थोड़ी और डिटेल्स बताओ कि क्या हुआ। मैं बताती हूँ मैम। पहले वो लोग 6 पर्सन थे जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। उन्होंने 3 राउंड में इंटरव्यू लिया। फर्स्ट राउंड उन्होंने नॉर्मल काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि आपका इंट्रोडक्शन और काउंसलिंग से रिलेटेड आप कैसे क्या क्या मैनेज करते हो, या कभी कोई क्लाइंट अटेंड किया है, ये चीजें। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उन्होंने और किए थे। एक कि आपका कोई सक्सेसफुल केस बताओ, और कोई एक ऐसा केस बताओ जो आप नहीं अटेंड कर पाए कभी, या फिर जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सेकेंड राउंड में उन्होंने ये काउंसलिंग वाला करवाया था, जिसमें वो लोग 7 पर्सन हो गए थे कि आप पे एक चाइल्ड है उसकी काउंसलिंग करनी है, जिसमें उन्होंने खुद ही वो कह दिया था। थर्ड वाले में उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम 5 मिनट का टाइम देते हैं, आपको हमें ग्रुप काउंसलिंग करनी है। और वो ग्रुप काउंसलिंग के टाइम पे वो 7-8 पर्सन हो गए थे अंदर। उन्होंने भावना, आप मेरे को देख पा रहे हो? अच्छा, लाइट चली गई है, ये बट आई एम हियर। हाँ। ओके। तो वो 7-8 पर्सन हो गए। उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको 5 मिनट का टाइम देते हैं, आपको ग्रुप काउंसलिंग करना है। और मैं जैसे ही बाहर बाहर आई 5 मिनट के लिए, मेरे माइंड में ये है अब मैं क्या करूंगी ग्रुप काउंसलिंग लिए। मेरे माइंड में एक ही चीज आई, मैम को मैसेज करती हूँ। मैंने आपको मैसेज किया, उसके बाद मुझे याद आया कि नहीं, मैं ना ग्रुप में एक मैसेज डालती हूँ, ग्रुप में फटाफट रिप्लाई कर देता है, जो भी देखता है वो कर देता है। एंड लिटरली जावेरिया का जब भी मैसेज आ गया, इतने में आपका भी आ गया कि आर्ट थेरेपी। बस वो मैंने ऊपर से ऐसे करके आर्ट थेरेपी पढ़ा था, और मेरे माइंड में आ गया कि मैं आर्ट थेरेपी से रिलेटेड भी यूज कर सकती हूँ। फिर वो सिक्स थिंकिंग हैट का दिवजोत का मेरे पास पर्सनली मैसेज आ गया था कि सिक्स थिंकिंग हैट यूज कर लो। और मतलब ऐसे फिर बहुत सारी चीजें माइंड में आ गई, लेकिन अंदर जाते ही उन्होंने ग्रुप काउंसलिंग करवाई नहीं। वो 7-8 पर्सन थे। उनका ये था, वो ये देखना चाहते थे कि मैं नर्वस तो नहीं होती, या मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी एनर्जी लो तो नहीं हो रही। तो जैसे ही मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा मैम हैव अ सीट। मैंने कहा नहीं सर, मैं खड़े होके करूंगी, मुझे बैठ के नहीं करना अभी और ग्रुप काउंसलिंग के लिए। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा कि आप खड़े होके करोगे, कंफर्टेबल हो? मैंने कहा यस यस, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैम ने बता दिया ये यूज करना है, सबके रिप्लाई आ गए ग्रुप पे। मैं कहा तो ये यूज कर लूंगी, आप मुझे कोई डर नहीं है, मैं कर दूंगी। लेकिन उन्होंने कुछ बोला ही नहीं ऐसे। फिर उन्होंने बोला कि मैम आप कोई भी एक टॉपिक के ऊपर हमें साइको एजुकेट कर दो, आप ग्रुप काउंसलिंग मत करो। तो साइको एजुकेट के लिए मेरे पास वही था कि मेरा थोड़ा सोशल बैकग्राउंड है, सोशल वर्किंग का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनको अपना वही एक्सपीरियंस बताया, और उससे प्रोस्टिट्यूट से रिलेटेड उनको साइको एजुकेट किया। लिटरली मुझे जब तक इनका कुछ भी नहीं पता था कि इनका एनजीओ प्रोस्टिट्यूट्स के लिए वर्क करता है या नहीं, या ये लोग क्या वर्क करते हैं। क्योंकि ये ना मैम, जो एजेंसी है जिन्होंने अभी एनजीओ स्टार्ट किया है, वो उन्होंने अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं किया। अब वो 15 सितंबर से सब कुछ उनका ऑफिशियल हो जाएगा। तो अभी उनका कुछ भी ऑफिशियल नहीं था, तो उन्हें लगा कि मैं उन कहीं से पढ़ के आई हूँ। फिर एक उनके बीच में से एक बोला लेकिन हमने अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं किया। तो मैंने कहा सर मेरे को नहीं पता कि आपका एनजीओ क्या वर्क करता है क्या नहीं। मुझे सिर्फ, मैंने अपना एक्सपीरियंस, और मैं जस्ट आपके थॉट्स जानना चाहती थी प्रोस्टिट्यूट्स को लेकर, क्योंकि मुझे इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है कि लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं। इवन एक बार हम क्लास में, राज और हम सारे जावेरिया, हम सारे ग्रुप में थे, तो हमने डिस्कस भी किया था इस बारे में भी। तो मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा, तो उन्होंने सीधा बोल दिया मैम आप सिलेक्टेड हो, अब आप ये बताओ कि आप हमसे सैलरी क्या लोगे। लेकिन फिर मतलब मुझे लिटरली पहली बार लगा कि ये कोई पहला इंटरव्यू था जो मैं ठीक से इंटरव्यू देने गई थी। और उसके बाद जब वो इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने मुझसे ये कहा ना कि मैम अब आप बताओ कि आप हमसे क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, आप हमारी वीडियोस बनाओगे, आप कैमरे के आगे कैसे हो। मैम मुझे ना एक सिंगल रील भी बनानी नहीं आती सर। तो मैं कैमरे के, बोले वो हमारा फोटोग्राफर, हमारा कैमरामैन सब कुछ रिकॉर्ड करेगा, आपको सिर्फ जो काम अभी आप कर रहे हो आपको सिर्फ वही करना है। ओके सर, दैट्स ऑल अबाउट इंटरव्यू। मतलब भावना, बहुत आपने इनक्रेडिबल इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू बनाने वाला, बट दिस मैम इज रियली अमेजिंग। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ना, तो सिर्फ आपकी वजह से। बिकॉज अगर मैं अपने आप को 4 मंथ बैक देखती हूँ ना, तो मैं एक ऐसी, मतलब एक जो टिपिकल हाउसवाइफ होती है ना, मैं वो बन चुकी थी कि अपनी पढ़ाई सब कुछ एक तरफ करके सिर्फ फैमिली में घुस जाना, फैमिली के लिए सब कुछ देखना, बिल्कुल वो बेबी में घुस जाना, फैमिली के लिए सब कुछ वैसा हो चुका था। लेकिन आपसे मिलने के बाद ना मेरी, मैं मतलब एक डिफरेंट पर्सन बन गई। जो मैं पहले कभी कॉलेज टाइम में होती थी ना, अब मैं फिर से उसी लाइफ में वापस आ गई। जो मैंने आपसे कहा था इंटरव्यू में कि मैम मैं अपने आप को पुरानी वाली भावना देखना चाहती हूँ, एंड लिटरली आपने मुझे वही भावना बना दिया मैम, थैंक यू सो मच। फिर भावना, जो इतने बड़े स्टेप्स आपने बीच में लिए हैं ना, आई थिंक कि इट्स नॉट माय एफर्ट्स, जो फर्स्ट स्टेप आपने लिया ना
इट इज अनमैचेबल। मतलब कोई भी आपकी जगह पे होता, मुझे लगता है मैं भी होती, तो बहुत करेज चाहिए ऐसा एक स्टेप लेने के लिए कि मैं जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती मैं नहीं जाऊंगी वापस। वो इनक्रेडिबल, मतलब अलग ही लेवल पे हो आप। एंड मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आपके इंटरव्यू से। मैं तो खुद आपको हायर कर लूंगी। थैंक यू सो मुझे मच। बताओ पापा, मुझे याद है आपने इससे पहले भी कुछ टेलीफोनिक इंटरव्यूज दिए थे और आपने मुझे पहले भी मैसेज करा था कि मैम हाँ आज मैंने फर्स्ट इंटरव्यू अपना दिया है। हाँ आई थिंक तब मैंने आपको मैसेज करा था, आपने ट्राई करना। उसका भी एक्सपीरियंस थोड़ा बताओ। हाँ मैं बताती हूँ। जब मैंने पीडीपी ज्वाइन किया था ना, तो 15 डेज बाद मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, दैट इज प्राण फाउंडेशन करके कोई है, जो मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। इसमें बेसिकली ये लोग स्टूडेंट्स है, जो ऐसे लोग हैं जो काउंसलिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये लोग उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन ये सिर्फ टेलीफोनिक होता है सब कुछ। अगर कोई बहुत ज्यादा सीवियर केस है तो इनके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की टीम अलग है, ये उसको रेफर करते हैं, फिर वो उनके वहां जाकर काउंसलिंग करते हैं अगर वो नहीं आ पाते तो ये पूरा एक फाउंडेशन है। तो मेरे पास इसकी अपॉर्चुनिटी आई, मतलब ग्रुप के थ्रू मुझे एक मैसेज आया। तो मैं उसके लिए बड़ी कंफ्यूज थी कि मैं कैसे इंटरव्यू दूंगी। मतलब मैंने जब इनका फॉर्म फिल किया तो फॉर्म में भी इनके जो क्वेश्चंस होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं कि अपना नॉर्मल देना, लेकिन इनके फॉर्म में भी ना केस स्टडीज थी, मतलब केस लिखे हुए थे, उनके आंसर लिखने थे कि आप कैसे क्या यूज करोगे। तो मुझे लगा कि बड़ा हाई फाई इंटरव्यू होगा, मैं कैसे दूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। उस टाइम पे मैम मैंने सिर्फ 2 ही थेरेपी स्टार्ट की हुई थी, एक एमबीसीटी कंप्लीट हुआ था हमारा और एक आर्ट थेरेपी कंप्लीट हुई थी। ये 2 थेरेपी देने के बाद मेरा ये इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद ये टेलीफोनिक इंटरव्यू था और एक वीडियो कॉलिंग वाला इंटरव्यू था। तो फर्स्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू था मेरा, वो टेलीफोनिक क्लियर हुआ, जिसकी मैंने आपको मैसेज किया था कि मैम अगर नहीं भी होता ना तो भी मुझे ये मतलब कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर कि मैंने इंटरव्यू दिया है। सिलेक्शन नहीं भी होता तो भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद। लेकिन उनका मेरे पास 2 घंटे बाद ही मेल आ गया था कि मैम आप सिलेक्टेड हो नेक्स्ट राउंड के लिए। मतलब उस दिन ना मेरा मतलब जो कॉन्फिडेंस डाउन गया था, उस दिन वो थोड़ा और इंक्रीज हुआ कि हाँ मैं दे सकती हूँ इंटरव्यू। उसके बाद वीडियो कॉलिंग वाला इंटरव्यू हुआ। वीडियो कॉलिंग में उन्होंने वही मतलब 2-3 केसेस थे, केसेस से रिलेटेड पूछा उन्होंने। मतलब एक तो ये पूछा था कि अगर बच्चे हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, बुलिंग के केसेस है, कैसे हैंडल करोगे। एक वो वाला प्रतिमा मैम ने इसमें मुझे बहुत हेल्प किया था। मैम ने बताया था वो जो उनके स्कूल का केस बताया था मैम ने कि बच्चे अपने आप को हार्म करते हैं, तो उसके लिए हम आर्ट थेरेपी यूज कर सकते हैं। तो वो वाली चीजें याद आई, माइंड में आई, फिर वही मैंने बताया था। उसके बाद वो सिलेक्ट हो गया। मैं अभी भी वर्क कर रही हूँ उनके साथ। वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं बच्चों के साथ प्राण फाउंडेशन में। ये हेल्पलाइन नंबर है। तो अभी भी मैं इसमें कर रही हूँ। इसमें 2 आवर्स देने होते हैं बस, तो इसको मैं कंटिन्यूशन में रखूंगी बिकॉज ये एक सोशल वर्क की तरह हो गया। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मतलब ना एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, नॉट ओनली एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ पर्सन ऑल्सो, कि आप कितना अच्छे कॉजेस के लिए काम कर रहे हो। वन, यू आर वर्किंग फॉर फ्री, बिल्कुल आप फ्री में उनकी हेल्पलाइन में काम कर रहे हो। आपको एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि इतना आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको पे करेंगे लोग जो आप काम कर रहे हो उसके लिए। फिर आप जॉब भी एक इतना अच्छे कॉज के लिए कर रहे हो कि यू नो यू आर हेल्पिंग द किड्स ऑफ पीपल हु आर एंगेज्ड इन प्रोस्टिट्यूशन एंड सो ऑन। तो बहुत एक अच्छे मोटिव के लिए, आई थिंक एवरीथिंग इन योर लाइफ हैज कम इनटू फॉलो इनटू द राइट प्लेस। सब कुछ अपने आप एक सही डायरेक्शन में जो आप चाहते थे वैसे हो गया। तो मुझे बताओ, हाउ डज योर हस्बैंड, योर फादर इन लॉ, सबको जब आपने बताया तो उनको कैसा लगा? एक्चुअली अभी मैंने अपने फादर इन लॉ को तो कुछ नहीं बताया, बिकॉज अगर मैंने उन्हें अभी बताया तो उनका इंस्टेंट मैसेज ये होगा कि अब तू घर वापस आ जा। लेकिन अभी मेरी 15 सितंबर से ज्वाइनिंग है, तो मैं उन्हें इसीलिए नहीं बताना चाहती। लेकिन मैंने मेरे हस्बैंड को बताया है, फैमिली में 2-3 जने और हैं, मैंने अपने मेरे फादर को बताया। उनका तो ये था कि ठीक है तूने ये सोच के करा था कि पापा मुझे करना है। मेरे फादर मुझे ये कह रहे थे बहुत टाइम से कि बेटा नहीं, अगर साइकोलॉजी में कुछ होता तो कुछ और कर ले, इसको छोड़ दे, इसके पीछे मत भाग। मतलब उनका स्टार्टिंग से यही था कि इसके पीछे मत भाग, छोड़ दे, कुछ और देख ले, कुछ और देख ले, मैं करवाता हूँ जॉब, कहीं और से बात करवाता हूँ। मेरे माइंड में यही था नहीं पापा, मैं जब तक करूंगी ना, मुझे करना है तो इसी में करना, नहीं करना तो मैं हाउसवाइफ वाली जिंदगी तो वैसे भी जी रही थी ना अभी तक, फिर कर लूंगी। लेकिन करना है तो इसी में करना है, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ इसी के लिए खोया है, मैंने बहुत कुछ इससे रिलेटेड। मैं कहा अब करना है तो इसी में करना। अगर मुझे ऐसी नॉर्मल जॉब करनी होती तो मैं किसी प्ले स्कूल में भी टीचिंग की जॉब कर लेती, मैं कुछ और कर लेती। लेकिन जब मैं अब इसी में करूँ ना पापा, तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। मेरा मेन ये
था मम्मी से, मतलब मैंने मेरे फादर से कहा, लेकिन जब कल मैंने उन्हें बताया ना कि मुझे जॉब इसी में मिल गई, उनको ये था कि शायद मैं किसी और जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई उनकी बात मान के। तो जब मैंने उन्हें कॉल करके बताया पापा मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, मुझे जॉब मिल गई, 15 सितंबर से ज्वाइन करना है, उन्होंने कहा बता जॉब किस चीज की मिली पहले ये बता। और पापा काउंसलर की। तुझे काउंसलर की जॉब मिल गई? इनका यस पापा मिल गई। चलो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब बहुत खुश हुए, हस्बैंड भी, पापा भी, फैमिली में सभी बहुत ज्यादा। अमेजिंग भावना, मतलब आप इतने ऑनेस्ट हो ना, मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है। हर चीज आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली, एवरीथिंग यू आर, मतलब कोई आप हाइड नहीं कर रहे हो चीज, वेदर इट इज अबाउट योर बैक। मतलब कितनी मोटिवेशनल वाली बात है कि गिव अप नहीं करा कि एक साल साइकोलॉजी में बैक आया तो ये तो होएगी ही नहीं, वहां से स्टार्ट करा, मास्टर्स करी साइकोलॉजी में। लोगों को लगता है आसान है, गाइस मास्टर्स इज एक्चुअली डिफिकल्ट उस लेवल। हाँ, मास्टर्स आपको घुमा देती है। मास्टर्स करी, फिर आपने इतना बड़ा स्टेप लिया कि नहीं मुझे पीटीपी करना है और आई हैव टू गिव दिस अ चांस, और उसके लिए आप अपना घर छोड़ के आए हो वापस। यू गिवन योर 100% टू पीटीपी, और आज आपने जॉब क्रैक करके अपने पापा को भी बोला कि इसी में आई विल बिल्ड माई करियर। तो हैट्स ऑफ भावना। मुझे लगता है कि कोई भी पर्सन जो ये इंटरव्यू देखेगा वो सिर्फ साइकोलॉजी, काउंसलिंग, पीटीपी, मतलब एवरीथिंग इज सेकेंडरी, बट आपकी लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन की जब कुछ करना है तो करके छोड़ना है, इट इज इनक्रेडिबल। मतलब ये आपसे सीखने वाली चीज है, और कितना आप ऑनेस्टली हर चीज वेरी ट्रांसपेरेंटली बात करते हो, ये आपका यूएसपी एज अ काउंसलर, मतलब अमेजिंग। आप मोटिवेशनल स्पीकर ट्राई करो एक बार बनना। मैम मुझे मेरे कजन्स बहुत ज्यादा बोलते हैं इस चीज के लिए। और मैम मैं लिटरली एक चीज और बताऊंगी, मैंने ग्राफोलॉजी अभी तक किया नहीं है, मतलब मेरा ग्राफोलॉजी रहता है मेरे पास तो कल जब मैं जैसे गई मेरे रिज्यूम में मैंने लिख दिया था कि मैंने हैंड राइटिंग एनालिसिस, लेकिन जैसे ग्रुप में सब पूछते रहते हैं ना क्वेश्चंस, तो आप रिकॉर्डिंग ऑडियो सेंड कर देते हो। श्रेया ने एक बार पूछा था तो आपने रिकॉर्डिंग ऑडियो सेंड किया था। बहुत से मतलब बच्चे क्वेश्चंस करते रहते हैं क्लास के और प्रैक्टिस करते हैं आपस में। उन क्वेश्चंस से ना मुझे काफी चीजें मैंने सीखी थी। और उन्होंने मेरे जाते उन्होंने सबसे पहले जैसे मेरे रिज्यूम में ये पढ़ा ना कि वो ग्राफोलॉजिस्ट और हैंड राइटिंग एनालिसिस, सबसे पहले मतलब वो आपस में लड़ने लगे कि मैं अपनी हैंड राइटिंग एनालिसिस करवाऊंगा, और मैं नर्वस हो गई, मैं मैं इनकी हैंड राइटिंग कैसे एनालाइज करूंगी, मैंने तो वो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन उन्होंने एक सिग्नेचर करके दिया, और कई बार क्लासेस में जैसे आर्ट थेरेपी के बीच में किसी ने ग्राफोलॉजी का क्वेश्चन किया था तो आप आंसर करते हो बीच बीच में उन चीजों के, तो उन आंसर से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं हम लोग। तो उससे मैंने सिग्नेचर एनालिसिस का कुछ कुछ सीखा था। तो उन्होंने जैसे ही मुझे दिया तो मैंने उन्हें सिर्फ 2-3 चीजें बताई थी, एक वो आई डॉट वाला, एक एस को उन्होंने काफी राउंड बनाया हुआ था तो मिस्टीरियस पर्सनैलिटी वाला, मैंने उन्हें 3 चीजें ही बताई थी बस, वो डॉट का और एस का, और एक जो वो नीचे से सिग्नेचर उन्होंने अपवर्ड डायरेक्शन में किया था। तो जैसे ही मैंने उन्हें 3 चीजें बताई ना तो उन्होंने कहा यस मैम हम मान गए कि आपको आता है, हमें बस इतना ही चाहिए था। तो आई वाज लाइक शुक्र है इससे आगे कुछ नहीं पूछ रहे अभी। दो लोग आपका इंटरव्यू ना रखे, एक आपका इंटरव्यू है और दूसरे आपके ऐसा मोमेंट हो गया था कि अब मैं क्या करूंगी, मैंने नहीं किया, मैंने रिज्यूम में इन्हें पता चल जाएगा कि मैंने रिज्यूम में झूठ लिखा है, उनका मैंने झूठ नहीं है। फिर मैंने उन्हें बोल दिया कि सर मेरा कंटिन्यूएशन में है, अभी मैं वो चीज कर रही हूँ, आगे मैं उसको और बेटर कर सकती हूँ। तो बोले ओके मैम, ओके हम समझ गए, वी अंडरस्टैंड मैम। और मैम सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी, मैंने कल अपना पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दिया था। जो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि मैम मुझे इंग्लिश बोलने में बहुत हेजिटेशन होती है, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है। तो मैंने ना ये बात जावेरिया के साथ भी शेयर की थी कि मुझे ना इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है, दिव्योत को भी बोला था। तो मतलब मुझे उन्होंने यही बोला कि ना हम कंटिन्यूएशन में नहीं होते ना तो इसलिए हो जाते। लेकिन जब कल इंटरव्यू के लिए गई थी ना तो मैंने बाहर से भी सोचा था कि मैं इंग्लिश में कैसे बात करूंगी, मैं कैसे बोलूंगी, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि ये ना हमारी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन जब सामने से बात करते हैं ना तो वो हो गया था मैनेज। मतलब मैंने ट्राई किया था और मैंने पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दिया। ओह माय गॉड भावना, मतलब बहुत ही जबरदस्त है। मुझे पता है आपने ये हेजिटेशन इंग्लिश में सिर्फ आपको नहीं बहुत लोगों को होती है। मुझे कल ही कोई पूछ रहा था ओरिएंटेशन में, मैम इससे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, एंड आई थिंक डिम्पल ऑल्सो हैड द सेम थिंग कि हाँ इससे मैं इंग्लिश में बात करने में प्रॉब्लम है, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अमेजिंग, आप इंटरव्यू ना सिर्फ देकर आए हो, उसको क्लियर करके और सबको इम्प्रेस करके आए हो। हाँ वो मतलब वो इतने ज्यादा वो थे कि उनको ये था कि मैम हमारा जो ये सीपी वाला ऑफिस है आप यहीं पे ज्वाइन कर लो जब तक, अगर वहां नहीं होता। मैं नहीं सर मैं 15 सितंबर से ज्वाइन कर लूंगी, पर मैं सीपी तक ट्रेवल नहीं कर सकती।
तो दे वर लाइक ओके कोई बात नहीं। वाह। तो भावना मुझे ना एक क्वेश्चन और पूछना है आपसे। बहुत लोग आते हैं मेरे पास ना, वो पूछते हैं सर्टिफिकेट का। तो मुझे बताओ, उन्होंने आपके इतने जो सर्टिफिकेट लोग इकट्ठे करके रखते हैं वो देखे थे, या नहीं, सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे उन्होंने मेजरली? उन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, कोई डिग्री नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे ही जो भी लिया। मतलब मेरे से ना कई लोगों ने पूछा इंटरव्यू के बाद कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नहीं हुआ। मेरे पापा को भी जो डाउट रहता है ना कि झूठ बोल दिया होगा इसने, कहीं नहीं हुआ होगा इसका, तो उन्होंने भी पूछा तेरे से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा उन्होंने तेरा? मैं पापा इंटरव्यू के बेसिस पे होता है आजकल सब कुछ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता। अगर कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो हो सकता है मांग सकते, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा। उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि आपने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कुछ भी नहीं पूछा। वो मैंने उनसे अपने मतलब इंट्रोडक्शन में बताया था, लेकिन उन्होंने कॉलेज का नाम तक नहीं पूछा, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा। सिर्फ उनका ये था कि उन्होंने जो 3 राउंड इंटरव्यू के लिए थे उसके बेसिस पे उन्होंने सिलेक्शन किया, उसके अलावा उन्होंने कोई सिंगल डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा। सो आई थिंक ये बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, इंटरनेशनली एक्रेडिटेड सर्टिफिकेट ये वो एंड ऑल ऑफ दैट, बट इसका आपके नहीं, जॉब लेने से और आपके क्लाइंट के भी आपके पास आने से कोई लेना देना नहीं है। परफेक्ट। तो भावना, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हो, मैंने आज देखा आपके 1100 फॉलोअर्स है। तो थोड़ा उसके बारे में भी yes, बताओ कि कैसा चल रहा है, इज इट गोइंग फाइन, या अभी आप अपने जॉब और उसी पे फोकस कर रहे हो? मैम इट्स गोइंग फाइन। मेरे पास जो मतलब मुझे पीडीपी के उससे फिर मतलब अपने इंस्टाग्राम से मुझे 2 क्लाइंट्स भी मिले हैं अभी रिसेंट, 3-4 डेज पहले ही क्लाइंट्स मिले। हाँ वो ये कि थोड़ा मेरे नोन है, तो मुझे थोड़ा ये भी लग रहा है कि मुझे उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं, लेकिन नोन है, वो कॉपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, काफी टाइम से मतलब लिंक में नहीं थे, इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि हाँ मैं करूंगी। एंड मैम इट्स गोइंग गुड। परफेक्ट। तो भावना, अब आप मुझे बताओ अपने पीडीपी के एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा रहा, सपोर्ट कैसा था, आपको सारा कुछ समझ आता था या नहीं, प्रैक्टिकल है या नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज होती है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला या नहीं। तो उन सारी यस चीजों के मैम, बारे में बताओ। डेफिनेटली मैम, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। मैं तो रिकमेंड भी करूंगी, मैंने अभी अपने 2-3 फ्रेंड्स को रिकमेंड किया है। मेरे माइंड में भी जब मैंने पीडीपी ज्वाइन किया था तो मेरे माइंड में भी ये चीज थी कि नहीं ऑनलाइन नहीं करना, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन में बेनिफिट होगा या नहीं होगा। लेकिन मैम मैं लिटरली मैंने ऐसा ऑनलाइन कोर्स पहले कभी ज्वाइन नहीं किया। मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की है, वेबिनार्स भी अटेंड किए हैं, क्लासेस भी ली हैं बहुत सारी चीजों की, लेकिन मैंने ये वाला एक्सपीरियंस कभी भी नहीं लिया जैसे ब्रेकआउट रूम्स में। मतलब लिटरली कोविड के बाद से ना ऐसा लगता था कि कुछ भी ऑनलाइन कर रहे हैं तो किसी से फ्रेंडशिप भी ना होना, लेकिन यहाँ ना एक बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है कि वो चीज ऑफलाइन में भी नहीं हो पाती शायद। इतने अच्छे फ्रेंड्स मिलना, प्रतिमा मैम, जावेरिया मैम, दिवजोत, उन्नति, मतलब बहुत, मैं ना मतलब मैम वर्ड्स में भी नहीं बता सकती कि ऑफलाइन में भी शायद मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जो मैंने ऑनलाइन में किया। और क्लासेस मैम कभी ऐसा नहीं लगता कि हम क्वेश्चंस करें आंसर मिले ना मिले, इवन अ सिंगल क्वेश्चन अगर मैंने वो 10 मिनट पहले भी चैट बॉक्स में लिखा था तो वो क्लास के एंड में आंसर मिले उस चीज का, लेकिन उसका आंसर मिलता है क्वेश्चन का। और 24 आवर में अगर हम रात को 3 बजे भी मैसेज कर रहे हैं ना तो उसका चाहे सुबह 6 बजे रिप्लाई आएगा, उसका रिप्लाई जरूर आता है सिंगल मैसेज का भी, चाहे वो कितना ही वाहियात क्वेश्चन हो, कितना ही अच्छा क्वेश्चन हो, लेकिन उसका रिप्लाई जरूर आता है मैम। मैम इस चीज के लिए तो मैं आपके लिए क्लैप भी करूंगी कि आप हमेशा रिप्लाई करते हैं मैम, कैसा भी क्वेश्चन हो। थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच। बट आई थिंक वो 3 बजे वो मैसेज जो आपका आता है उससे आपकी भी डेडिकेशन शो होती है कि 3 बजे आप भी कुछ पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में भी जो मैंने पढ़ाया वो चल रहा है। तो मैम तो आई ऐसा आई एनवायरनमेंट मिलता है कि हमें ये सोचना भी नहीं पड़ता कि मैम मैम है, मतलब मेरी सिस्टर है वो भी मुझे कई बार कह देती है कि तू मैम को कभी भी किसी भी टाइम उठा के मैसेज कर देती है, तुझे सोचना भी नहीं होता कि मैम को मैसेज करे। तो मैं उसको ये कहती हूँ नहीं भाई हमारी मैम ऐसी नहीं है, वो वाली फीलिंग नहीं आती कि टीचर है गुस्सा कर देगी डांट देंगी, नहीं, वो रिप्लाई करती हैं। इवन पीडीपी के साथ जितने स्टूडेंट्स भी है ना जिनको हम नहीं भी जानते, अगर किसी को मैसेज किया है वो भी 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं हमें कॉपरेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। ये ना एक पीडीपी की एक ब्यूटी है मैम ये, कि मतलब इतना ज्यादा कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है कि आप किसी भी टाइम करते हो ना मैसेज, हमेशा सब अवेलेबल रहते हैं, कभी कोई हेल्प के लिए मना नहीं करता, कैसी भी हेल्प हो। इवन संदीप मैम, वो तो हमारी पीडीपी में मतलब हमसे तो बहुत बाद में आई थी, लेकिन वो भी लिटरली हमेशा कभी मैसेज करो कोई चीजों, मतलब मेरा उनके साथ एक सेशन हुआ था, उन्होंने भी मतलब मुझे बहुत अच्छे गाइड किया, समझाया भी अपने एक्सपीरियंस से भी। उन्होंने भी मुझे कहा कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मतलब बहुत अच्छा
एनवायरनमेंट मिलता है पीडीपी से क्लासेस तो है ही मैम बेस्ट। उसका तो कोई मतलब, कहते हैं ना कि लेवल यहाँ है उसका तो हम सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है कि वर्कशीट्स कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन ना मतलब मैंने नहीं देखा कभी भी ऐसा कुछ। मैंने कभी कहीं से ऐसी लर्निंग नहीं ली जैसी मुझे पीडीपी से मिली है। और एनवायरनमेंट तो है ही बहुत अच्छा। Amazing. Thank you, Bhavna. Thank you so much. Pritima ji, we are interviewing you tomorrow. She is texting in the chat box also. तो आपने आज प्रीतिमा जी और डिम्पल को भी मेंशन करा है. डिम्पल, भावना has mentioned that she sees you as a true inspiration. तो डिम्पल का तो इंटरव्यू हो गया. कल हम प्रीतिमा जी जो आपने आज कितना प्रीतिमा जो नटी बोल रहे थे, I'm gonna interview them as well. Javeria we will be interviewing next week. I think next week का हुआ है. अमेजिंग भावना. अब आपके घर वाले आपसे डरते तो नहीं कि आप इतने ओवर मतलब इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए? सुपर कॉन्फिडेंट मैं बोलूंगी, ओवर नहीं. यस मैम, सुपर कॉन्फिडेंट। डराया मैम तो नहीं अपने जैसे husband की सबको? नहीं नहीं, इन लॉज के वहां तो अभी भी थोड़ा ऐसे ही है। नहीं, वेरी डाउन टू अर्थ, ट्रांसपेरेंट एंड आई मतलब योर जर्नी इज इनक्रेडिबल. जैसे आपने डिस्क्राइब करा है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लगता है कि आपके आसपास के लोगों ने भी, क्या आपने वो चेंज देखा है? वो यस आपके बारे में भी कुछ बोलते हैं? यस मैम, सबने ही चेंजेस देखे हैं। मतलब मेरी मम्मा भी कहती है कि जब आई थी, जब कुछ और थी, मतलब कहीं बाहर जाने के लिए भी मम्मी मुझे कहती थी तो मैं ये कहती थी नहीं मुझे नहीं जाना। किसी से मिलने के लिए कह देती थी तो मैं कहती थी नहीं मुझे नहीं मिलना। कोई यही पूछेगा, पढ़ाई से रिलेटेड बातें करेगा, इन लॉज के बारे में पूछेगा, मुझे नहीं मिलना किसी से भी। कोई इंटरव्यू के लिए मैम मैं सीरियसली, मुझे कॉल्स भी आते थे ना तो मैं जल्दी कॉल पिक भी नहीं करती थी उनके, इस डर से कि मुझसे बात नहीं होगी, मैं बोलूंगी क्या, क्या बताऊंगी। मैं जल्दी फोन भी नहीं उठाती थी, जल्दी किसी से मिलती नहीं थी, बाहर जाने से डरती थी। लेकिन हाँ, अब वो सारी चीजें नहीं है, तो साथ रहने वालों को सबको चेंजेस दिखते हैं। कल मेरी एक फ्रेंड मिली थी मुझे, उसने भी मुझे बोला कि हाँ अब तुझमें वो वाली बात दिख रही है जो तू कॉलेज टाइम पे थी ना, अब दिख रहा है कि हाँ अब तुझे कहीं इंटरव्यू के लिए भेजो कुछ भी, अब तू पहले जैसी लग रही है। अमेजिंग भावना. मतलब मैं बहुत खुश हूँ. मतलब मुझे इतना अच्छा लगा आपको इंटरव्यू करके, आपकी स्टोरी सुन के. अब मैं घर जाके सबको बताऊंगी, हमारी 6 o'clock क्लास है, उससे पहले तो हम टेल एवरीबडी कि आप भावना का इंटरव्यू देखो, इससे इंस्पिरेशन देख लो कि जब आप कुछ करना चाहते हो तो कोई भी दुनिया की चीज आपको रोक नहीं सकती है. एंड इट्स पॉसिबल. अगर आपने दृढ़ निश्चय करा कि मैंने कॉन्फिडेंट बनना है, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, जॉब लेनी है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. आई थिंक एवरीबडी हु इज सीइंग योर इंटरव्यू, आपने एक एक पर्सन को इंस्पायर करा है. एंड हैट्स ऑफ. मतलब आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू कि कैसे इतना ट्रांसपेरेंट, कि कोई भी चीज बोलने से डरना नहीं है, कि हाँ चाहे फेलियर है सक्सेस है, एवरीथिंग वेरी ट्रांसपेरेंटली. तो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू भावना. थैंक यू सो मच. अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो प्लीज, कोई लास्ट वर्ड्स, एल्स विल कॉल इट अ डे. थैंक यू सो मच मैम। मैं बस लास्ट वर्ड में यही कहना चाहूंगी मैम, थैंक यू सो मच। मेरा कॉन्फिडेंस जो डाउन गया था, मुझे मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद जो मैं पहले थी, मेरा फिर से, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, फिर से वो हुआ है मेरे साथ। और वो सब आपकी वजह से हुआ है। एंड थैंक यू सो मच मैम। अगर शायद आप नहीं मिलते, मुझे वो मिनी कोर्स नहीं पता चलता, तो शायद मुझे आप नहीं मिलते, मुझे पीडीपी नहीं मिलता, और मेरी जर्नी शायद इतनी, मतलब आपसे मिलने के बाद ना मेरी जर्नी बहुत सॉफ्ट हो गई कि हाँ एक कॉन्फिडेंस फिर से आ गया, अपने ऊपर फिर से ट्रस्ट हो गया कि हाँ होगा लाइफ में कुछ। एक टाइम ऐसा आया था, मैंने सब कुछ उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं अब तो यही जिंदगी रह गई, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही सब कुछ चलेगा अब। लेकिन वही कि आपसे मिलने के बाद, पीडीपी में आने के बाद, वो चीजें फिर से बैक टू, मैं अपनी लाइफ में फिर से वापस आ पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक्स यू अ लॉट। भावना. आई फील इक्वली ब्लेस्ड कि मैं आज आपसे मिली हूँ. मुझे पता है कि अभी आप पता नहीं कितनी हाइट्स पे जाओगे. एक एक पर्सन जिसको मैं इंटरव्यू करती हूँ, पीडीपी में देखती हूँ, आप में इतना पोटेंशियल है कि मुझे इतना लगता है कि यू आर गोना बी एट अ होल नेक्स्ट लेवल इन फ्यूचर. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई मेट यू, आई मेट ईच वन ऑफ माई पीडीपी ट्रेनीज, और इतनी पॉजिटिव एनवायरमेंट में मुझे भी रह के मुझे लगता है कि आई हैव टू फैमिलीज, एक घर पे है और एक पीडीपी में है. तो थैंक यू सो मच भावना. थैंक यू सो मच. इतना अच्छा आपने हमें इतना सब कुछ बताया. जावेरिया भी आपको बोल रही है कि फिर बोल सो क्यूट. ओके. थैंक यू जावेरिया. टू एवरीवन, थैंक यू। एंड सीरियसली मैम, डिम्पल थैंक मैम यू. के केस के बाद तो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली थी, जो सोशल मीडिया से मैं भागती थी ना खुद के लिए, वो मुझे डिम्पल मैम के केस से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली थी इससे भी।
मुझे लगता है सब आपसे इंस्पिरेशन लेने वाले, स्पेशली मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी मतलब ना, मतलब कि हिंदी में हम बात करते हैं, हिंदी में हमें समझना है एंड इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन है। तो आई एम गोना डायरेक्ट एवरीबडी कि आप भावना का इंटरव्यू देखो और आप देखो कि व्हाट इज पॉसिबल फॉर यू। So thank you so much भावना, thank you so much. People who are wondering how to join PDP, आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो PDP, you can comment here PDP and you can get the details. Thank you so much भावना. I look forward to seeing you maybe you know as an influencer somewhere. कभी शायद आप एक मोटिवेशनल स्पीकर की, मतलब लाइफ बहुत लंबी है, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो आप, बट Yes, ma'am, you're very definitely. inspiring. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Bye. Bye, ma'am.